दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 28 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। यह बैठक में सबसे बड़ा फैसला नौकरी को लेकर के हुआ है। जी हां, नीतीश कुमार की कैबिनेट 20 लाख नौकरी देने की तैयारी में है। आज इस कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। यह कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की बैठक की है। कैबिनेट की बैठक में नौकरी को लेकर के कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत बिहार में रोजगार के लिए 20 लाख विभिन्न पदों पर बहाली निकाली जाएगी। ये बिहार के युवाओं के लिए एक तोहफा है। इसके तहत हर स्तर के छात्रों को मौका मिलेगा। इसके अलावा कई विभागों में पदों के सृजन को लेकर के फैसला लिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में त्योहारों की रौनक देखते ही बन रही है। वहीं सड़कों पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ नजर आ रही है। दुर्गा पूजा के पंडाल सजे हुए हैं और लोगों में 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के दुर्गा पूजा और दशहरे के आयोजनों को लेकर के काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। ऐसे में त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पटना पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। जहाँ पटना पुलिस ने दुर्गा पूजा और दशहरे पर कई मार्गों के परिवर्तन सहित भीड़ मैनेजमेंट को लेकर के खास तैयारी की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी में चल रहे मदरसों के सर्वे विवाद के बीच योगी सरकार मदरसा के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करेगी। जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि मदरसों के कुछ प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने नीट परीक्षा पास की है उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि अन्य बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और मदरसों के बच्चों में आगे बढ़ने और फिर पढ़ने की प्रेरणा जगाई जा सके। उन्होंने कहा है कि मदरसों के शिक्षा के आधुनिकीकरण से छात्र एवं छात्राएं राज्य सरकार की मंशा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और उच्च पदों पर चयनित हो सकेंगे। यही नहीं, मदरसों के छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से उनके या फिर उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे छात्र छात्राएं सुविधा अनुसार किताबों को खरीद सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश से सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। टमाटर, फूलगोभी, लौकी, करेला सहित लगभग सभी सब्जियों की रेट 25 से 50% तक बढ़ गए हैं। जानकारों का कहना है कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित कुछ और राज्यों में हुई बारिश ने सब्जियों की फसल को तबाह कर दिया है। यही कारण है कि सप्लाई कम हो गई है। जी हाँ, मनी कंट्रोल के समाचार एजेंसी PTI के हवाले से बताया गया है कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मटर की कीमतों में हुई है। इसका भाव करीब 100 रुपए किलो तक बढ़ गया है। जब कुछ दिन पहले ये 130 से 150 रुपए किलो बिक रहा था, अब मटर का भाव 250 रुपए किलो हो गया है। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि प्याज, आलू और सेब, नाशपाती और केला जैसे फसलों की कीमतों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जब बारिश की वजह से फसल खराब होने का असर टमाटर की कीमत पर भी हुआ है। जब पहले 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर अब 60 रुपए प्रति किलो हो गया है। जब बीन्स और ककड़ी की खुदरा कीमतों में भी तेजी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में कल जागरूकता एवं सतर्कता मार्च निकाला गया। इस दौरान JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जब केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की गई। जदयू के कार्यकर्ताओं ने देश का PM कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाया। इस दौरान बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीट जीतने का भी ललन सिंह ने दावा कर दिया है। जी हाँ, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बिहार सहित पूरे देश में BJP उन्माद, तनाव, धार्मिक उन्माद फैला रही है। जब विभिन्न समुदायों को आपस में लड़ाना चाहती है ताकि सियासी लाभ मिले। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा ना हो, इसलिए ये सब BJP कर रही है। जनता का ध्यान नाकामियों से केंद्र सरकार भटकाना चाहती है, लेकिन हम लोग ये नहीं होने देंगे। जनहित के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने मार्च निकाला है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, किसान परेशान है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तोता की तरह केंद्र सरकार कर रही है। ललन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया दौरे पर आए और जम करके जुमलेबाजी की। अमित शाह ने कहा है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। यह केंद्र सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। हम लोग उनकी पोल खोल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सभी 40 सीट हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन पूरी तरह तैयारी में लगा हुआ है। जनता अब BJP के बहकावे में नहीं आएगी। जनता को हम लोग BJP से सावधान कर रहे हैं।
दोस्तों, कभी नीतीश कुमार की जीत का खाका तैयार करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब बिहार में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर की 3000 किलोमीटर की पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी, यानी कि गांधी जयंती के दिन से। यह गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण के विवितरवा गांधी आश्रम से ये यात्रा शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने के संकल्प के साथ जन सूरज अभियान के तहत इस पद यात्रा से जुड़े। प्रशांत किशोर इस अभियान के माध्यम से बिहार में अब अपने लिए संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। वे बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका में आने की तैयारी कर रहे हैं। जन सूरज इसी का एक हिस्सा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस पद यात्रा के 3 मूल्य उद्देश्य है। पहला है समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना। दूसरा, स्थानीय समस्याओं और फिर संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और उनके आधार पर नगरों एवं पंचायतों की प्राथमिकताओं की सूची बनाना और उनके विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करना। तीसरा है बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और हम लोगों के सुझाव के आधार पर अगले 15 साल का एक विजन तैयार करना। दोस्तों, बात करते हैं कि जब भी हम ट्रेन के लिए टिकट बुक करते हैं तो फिर कई ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता होता है। हालांकि यदि हम इसकी जानकारी रखें तो फिर काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। जो यात्री रेगुलर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उन्हें बता दें कि रात में सफ़र करते वक्त कई बार टीटीई आकर के आपको जगह देता है और आपसे टिकट के बारे में पूछता है। टिकट चेकिंग की वजह से कंपार्टमेंट में मौजूद कई यात्री परेशान हो जाते हैं। गलत समय पर टीटीई टिकट नहीं चेक कर सकता है, क्योंकि भारतीय रेलवे में ऐसा रूल बना हुआ है। टीटीई सिर्फ रात 10 बजे से पहले ही टिकट चेक कर सकता है। यदि आपको सोते हुए टीटीई परेशान करता है तो फिर आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीटीई देर रात आकर के यात्री को जगा करके टिकट या फिर आईडी के बारे में पूछता है। जानकारी के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक टीटीई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। सिर्फ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन कर सकता है। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक टीटीई भी सोते वक्त आपकी टिकट चेक नहीं कर सकता है। हालांकि ये रूल रात 10 बजे के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होता है। यदि आप रात 10 बजे के बाद ट्रेन में बैठते हैं तो फिर आपको टिकट और आईडी जरूर चेक कराना होगा, यानी कि आपको 10 बजे से पहले ट्रेन में बैठना होगा। उसके बाद ही आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, सोने के अलावा मिडिल बर्थ प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी कुछ नियम है जिनके बारे में हर यात्री को जानना चाहिए। कई बार यात्री बर्थ को ट्रेन शुरू होते ही खोल देते हैं, इससे लोअर बर्थ वाले यात्री को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन रेलवे के नियम अनुसार मिडिल बर्थ वाला यात्री अपने बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। यानी कि रात 10 बजे से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो फिर आप उसे रोक सकते हैं। वही सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सके। कई बार लोअर बर्थ वाले देर रात तक जगते हैं और मिडिल बर्थ वाले को दिक्कतों होती है। दोस्तों, ये खबर हर उस मरीज के लिए अलार्म की तरह है जो ब्लड प्रेशर की परेशानी से जूझ रहे हैं और इससे राहत पाने के लिए दवा का सेवन कर रहे हैं। खबर यह है कि लोगों की परेशानी को मौका समझ करके कुछ लोग धन कुबेर बनने के चक्कर में ऐसे काले कारोबार को बढ़ावा दे चुके हैं जिससे आपकी जान को खतरा है। अगर आप बीपी की यानी कि ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन कर रहे हैं तो इसे ठीक से चेक कर लीजिए, कहीं आप ब्लड प्रेशर की नकली दवा तो अपने अंदर नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि उड़ीसा पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बिहार के धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, ओडिशा पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब उन्हें जानकारी मिली कि ब्लड प्रेशर की नकली दवाइयों का बाजार कटक में पसर गया है। जब नकली दवा बेचने के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो फिर इस पूरे गिरोह की जांच शुरू हो गई। जब पूछताछ में ये पता चला है कि कटक में दवा सप्लाई करने वाले बिहार के 2 लोग हैं, जिसके बाद ओडिशा पुलिस बिहार पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में हरीश कुमार और आलोक कुमार मिश्रा की पहचान की गई है जो इस धंधे में कथित रूप से लिप्त थे। जब पुलिस हरीश कुमार से पूछताछ करने लगी तो फिर उसने बताया है कि उसके नाम की लाइसेंस को आलोक कुमार मिश्र यूज करते हैं। जब वहीं तमाम पूछताछ के बाद पुलिस ने हरीश और आलोक को गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड को लेकर के उड़ीसा चली गई है। बताया जा रहा है कि नकली दवा का ये सारा खेल अधिक पैसा बचत करने के लिए खेला जा रहा था। लोगों की जान को खतरे में डाल करके उन्हें इन दवाइयों को लेने के लिए बम्पर डिस्काउंट भी ये लोग दे रहे थे। वहीं पुलिस अब इस मामले की तह तक में जाने के प्रयास में है ताकि पता चल सके कि नकली दवा का ये खेल और बाजार कितना अधिक पसर चुका है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिनों के बिहार दौरे के बाद भाजपा का अभियान औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है। जब मिशन 2024 के लिए नेता और कार्यकर्ताओं कमर कस चुके हैं और सीएम नीतीश कुमार से 2-2 हाथ के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिनों की यात्रा के दौरान जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश है, तो वहीं बड़ी नेताओं को भी टिप्स दिए गए हैं। जब पूर्णिया की रैली के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनसे संवाद भी किए। जब कार्यकर्ताओं को अपना बूथ सबसे मजबूत के नारे की धरातल पर लाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। कार्यकर्ताओं के अलावा बड़े नेताओं को भी बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक विधायक के जिम्मे जहां 25 बूथों को सशक्त बनाने का जिम्मा होगा, वहीं एक सांसद के कंधे पर 100 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आज 23 जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। तेल कंपनियों ने बिहार में आज बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। बिहार के 23 जिलों में तेल के दाम घटा दिए गए हैं। पटना में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं। वहीं 11 जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। आज बिहार के 4 जिलों में पेट्रोल डीजल का दाम कल की तरह वहीं पर स्थिर है। आज बुधवार को राजधानी पटना में तेल के दाम घटा दिए गए हैं। यहाँ पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के दाम में 32 पैसे की कमी आई है। पटना के अलावा औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी जिलों में तेल के दाम गिरे हैं। वहीं आज बिहार के 11 जिलों में तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जहां इनमें भागलपुर, गया, गोपालगंज, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, बांका, अररिया, सहरसा, सारण, सिवान, सुपौल जिला शामिल है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गोपालगंज में हुई है। यहाँ पेट्रोल के दाम में 77 पैसे तो डीजल के दाम में 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़त दर्ज की गई है। जहाँ कीमतों में सबसे गिरावट रोहतास जिले में देखी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि त्योहारी सीजन में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसको देखते हुए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रही है। जहां इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 82 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके, इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। ये 82 स्पेशल ट्रेनें देश के अलग अलग रूटों पर चलाई जाएगी। अगर आप भी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर घर जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर इन स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग करा सकते हैं। जहां रेलवे ने इन 82 ट्रेनों में बुकिंग शुरू कर दी है। यहां आपको इन ट्रेनों की लिस्ट और रूट के बारे में जानकारी दी जा रही है। दोस्तों अब करते हैं सेहत की बात। जी हाँ, 1 मिनट में सेहत की बात के बारे में बात करें तो हमारे शरीर का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना हुआ है। यही वजह है कि इसे सही मात्रा और फिर नियमित अंतराल पर पानी पीना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और दूसरे कई परेशानियां पैदा होगी। एक हेल्दी एडल्ट को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। हालांकि सभी के जहन में ये सवाल बना रहता है कि रात को पानी पीना चाहिए कि नहीं, और अगर हाँ तो फिर आखिर कितना। तो चलिए इस सवाल का जवाब अभी जान लेते हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है कि रात के वक्त सोने से पहले पानी पीना जरूरी है, जिससे खाना पचने में आसानी होती है। इसके अलावा पानी के कारण विटामिन और मिनरल्स भी शरीर में अवशोषित होते हैं। जब पानी पीने से मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है और टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने में परेशानी नहीं होती है। अब पानी पीने के फायदे के बारे में अगर बात किया जाए तो जो लोग कम पानी पीते हैं उनके शरीर में कई परेशानियां पैदा होती है, क्योंकि वे डिटॉक्सिकेट नहीं कर पाते हैं। जहाँ बेहतर है कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और रात में सोने से कुछ घंटे पहले पानी पिएं। अगर आप सोते वक्त ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर आपको नींद पूरी करने में परेशानी हो सकती है। तो आपको ज़्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए, बस मीडियम साइज। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। तो डायबिटीज़ के मरीज और दिल की बीमारी के शिकार लोगों को रात में ज़्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। अगर ऐसे लोग रात में ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसके कारण उनकी स्लीप साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और वे 8 घंटे की ज़रूरी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर रात में पानी पीना क्यों ज़रूरी है। तो रात में खाने के बाद पानी पीने से शरीर नेचुरल तरीके से क्लीन हो जाती है और टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालते हुए डाइजेशन में मदद करता है। जिसे एसिडिटी या फिर गैस की परेशानी है तो उन्हें रात में ज़रूर पानी पीना चाहिए। जब सर्दी या फिर जुकाम के मरीजों के लिए हल्का गर्म पानी रामबाण इलाज है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में बने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बेरिया काला गांव में तितली की खास तरह की प्रजाति मिली है, जहां इसका नाम एटलस मात है। ये गांव के ही एक घर के पास जल रहे बल्ब पर बैठी दिखी। जहां ये दुर्लभ किस्म की तितली है। ये देखने में आम तितलियों से थोड़ा अलग है।
इसके पंखों पर सांप जैसी आकृति बनी हुई है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। यही तस्वीर है। स्थानीय वन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार का कहना है कि ये खास तरह की तितली है। सुनील कुमार के मुताबिक ये तितली एटलस मौत के दुर्लभ प्रजाति है, जो खास तौर पर अमेरिका, चीन, अफ्रीका और मलेशिया में पाई जाती है। हालांकि इन देशों में इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसके पंखों में ये 24 सेंटीमीटर में फैले हुए होते हैं। इसे पकड़ने के बाद इसे जंगल में छोड़ दिया गया। ये खास तरह से अपना बचाव करती है। जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो फिर वे अपने रंग बिरंगे सांप की आकृति वाले पंख फड़फड़ाते हैं, तो फिर शिकार करने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है और वह डरता है। इससे ये अपना बचाव करने में सफल रहती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया समेत सभी जिलों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यानी कि BBAS को लेकर के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार मुख्य सचिव के इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रमंडल, जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को फेल करने की कोशिश की जा रही है। एक ही कर्मचारी अपनी कई उंगलियों का प्रयोग करके अधिकारियों और फिर अपने साथियों का अटेंडेंस बना रहे हैं। वहीं बिहार में कुछ स्थानों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को खराब किया जा रहा है ताकि इससे बचा जा सके। मुख्य सचिव ने सभी कमिश्नर, रेंज IG, DIG, DM, SSP, SP को पत्र भेज करके तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में छेड़छाड़ करने तथा इसे खराब करने की कोशिश करने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 18 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार इस समय बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। साथ ही साथ एक चक्रवाती परिसंरक्षण का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बिहार के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि आज बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण जिले के एक या फिर 2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। जहां वहीं बिहार के अन्य 18 जिलों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान लोग सावधान रहें तथा घर के बाहर ना निकलें। साथ ही साथ खराब मौसम के समय बिजली के खंभे और बड़े पेड़ पौधे से दूरी बनाकर रखें ताकि वज्रपात से बचा जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व में पटना, पूर्णिया, दरभंगा, सीवान समेत 38 जिलों में भरपूर बिजली मिलेगी। इसको लेकर के बिजली कंपनियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार गांव से लेकर के शहर तक लोगों को बिजली की परेशानी ना हो, इसके लिए बिजली खरीदने की योजना बनाई गई है। त्योहारों के इस सीजन में राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों के लोगों को भरपूर मात्रा में बिजली मिलेगी और बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। आपको बता दूं कि लोगों को बिजली सप्लाई में कोई बाधा ना हो, इसके लिए प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर बिजली सप्लाई में कोई परेशानी आती है तो इस परेशानी को तुरंत दूर कर दिया जाएगा। जब बिहार में हर रोज 6000 से 6200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति आती है, लेकिन त्योहारों के सीजन में कम से कम 500 मेगावाट बिजली की खपत बढ़ने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनियां 200 मेगावाट से अधिक बिजली की खरीद करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सहरसा, कटिहार, दरभंगा, गोपालगंज में FM रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। इसको लेकर के केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। खबर के अनुसार सहरसा में रेडियो स्टेशन के खोलने से खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा समेत सीमावर्ती जिलों के लोग भी इसका लाभ लेंगे, क्योंकि सहरसा में खुलने वाले रेडियो स्टेशन 10 किलोवाट की क्षमता होगी, जिससे 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में लोग FM रेडियो सुन सकेंगे। वहीं कटिहार और दरभंगा में 5 किलोवाट क्षमता का FM रेडियो स्टेशन खोला जाएगा, जिससे 20 किलोमीटर के दायरे के लोग FM रेडियो का लुत्फ उठा पाएंगे। जबकि गोपालगंज में 1 किलोवाट क्षमता वाले रेडियो स्टेशन खोला जाएगा, जिससे 5 किलोवाट के दायरे के लोग FM रेडियो का लुत्फ उठाएंगे। आपको बता दें कि इन रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। जहाँ सहरसा में रेडियो स्टेशन के लिए 9 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि कटिहार में 8 करोड़ 47 लाख रुपए, दरभंगा में 10 करोड़ 48 लाख रुपए और गोपालगंज में 9 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत सभी जिलों में हृदय रोगों की मुफ्त इलाज की जाएगी। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार बिहार में हार्ट अटैक की रोकथाम के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस से लेकर के 12 अक्टूबर तक बिहार के सभी जिलों में हृदय रोगों की फ्री में जाँच की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के सभी सदर अनुमंडलीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर के जीविका की CLF केंद्रों पर हृदय रोगों की जांच की जाएगी। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक कई लोगों में हृदय रोग की समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग के द्वारा सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोग हृदय की जाँच करा सकें, यानी कि दिल की जाँच करा सकें, इसके लिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, पूर्णिया समेत पूरे बिहार के लोगों को बिजनेस करने के लिए सरकार के द्वारा बिना ब्याज के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके लिए सरकार के द्वारा स्टार्टअप यानी कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी योजना 2022 की शुरुआत की गई है। युवा इस योजना का लाभ लेकर के बिजनेस कर सकते हैं। खबर के अनुसार इस योजना का लाभ उठा करके आप बिहार में कोचिंग सेंटर, पेपर कप मेकिंग, बेकरी आइटम, फूड वेस्ट सॉल्यूशन, ड्रॉप शिपिंग, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप आदि का काम कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दो कि इस योजना के तहत सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपए 10 साल के लिए बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं महिला उद्यमी को 10,50,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि SC ST और दिव्यांगों को 11,50,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। स्टार्टअप बिहार योजना के लिए आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इस योजना की पूरी जानकारी तथा आवेदन करने के लिए आप बिहार सरकार की वेबसाइट www.startup.indbis.com पर विजिट करें। यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद उसमें अप्लाई करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों की लड़कियों को नीतीश सरकार के द्वारा 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे उन लड़कियों को मिलेगा जो स्नातक पास हुई है। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में स्नातक पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए नीतीश सरकार ने वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन लेने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ इसके लिए शिक्षा विभाग ने 32 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित किए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में वेबसाइट पोर्टल पर ही स्नातक पास लड़कियों से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन होगा और उसके आधार पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लड़कियों के सीधे बैंक अकाउंट में पैसे की ये राशि भेजी जाएगी। सरकार के वेबसाइट पोर्टल पर स्नातक पास करने वाली किस छात्रा ने कब आवेदन किया तथा उसके कॉलेज ने उनका आवेदन शिक्षा विभाग को भेजा है या नहीं, ये सब पोर्टल पर विभाग को दिखेगा। इन सभी चीज़ों के सत्यापन के बाद पैसों की राशि दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग मच्छरों से सावधान हो जाएं, क्योंकि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज समेत कई शहरों में डेंगू का कहर शुरू हो गया है। जी हाँ, क्योंकि हर दिन शहर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों के आने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। खबर के अनुसार पटना शहर के हर 5वें घर में डेंगू संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जब पटना के अलग अलग मोहल्लों से मिलने वाले डेंगू संक्रमितों की संख्या 600 के पार हो गई है। जब पटना में बुखार पीड़ितों की जाँच रिपोर्ट में तकरीबन 1/4 व्यक्ति डेंगू पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं अगर बात मुजफ्फरपुर जिले की करें तो फिर यहाँ भी डेंगू ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि इसमें से अभी 2 मरीज एक्टिव हैं और 9 के हालात पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। गोपालगंज जिले में अब तक 5 लोग डेंगू के शिकार हुए हैं, जबकि 30 से अधिक संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनकी जाँच की जा रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों को भी मच्छरों से सावधान बरतने की जरूरत है। जब बिहार के अन्य जिलों में भी डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है तो आप इन डेंगू मच्छरों से बचें। इससे बचने के लिए आप अपने अगल पास पानी जमा होने ना दें, क्योंकि डेंगू मच्छर साफ पानी से पैदा होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने अब बिहार में हाईवे पर सैकड़ों लग्जरी ढाबे खोलने का फैसला किया है। पटना गया, पटना वैशाली, केसरिया, पटना नालंदा सहित बिहार के करीब 23 हाईवे पर 40 प्रीमियम और 60 रेस्टोरेंट खोलने के लिए अनुदान देने की योजना है। जहाँ अगले 3 सालों में बिहार पर्यटन विभाग टूरिज्म केंद्र को जोड़ने वाली सड़कों पर 150 से ज़्यादा लग्जरी ढाबा, स्टाइल रेस्टोरेंट और सुविधा केंद्र खोलने जा रहा है। जब पटना से गया, पटना से वैशाली, केसरिया,
पटना से नालंदा सहित बिहार के करीब 23 हाईवे पर 40 प्रीमियम और 60 रेस्टोरेंट खोलने के लिए अनुदान देने की योजना है। अगले 3 सालों में बिहार पर्यटन विभाग टूरिज्म केंद्र को जोड़ने वाली सड़कों पर 150 से ज़्यादा लग्जरी ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट और सुविधा केंद्र खोलने जा रहा है। अब कोई भी हाईवे के किनारे अपना ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर होटल खोल सकता है। इसके लिए हाईवे के किनारे निवेशकों को 1.5 एकड़, 1 एकड़ या फिर आधा एकड़ जमीन होना चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो फिर लीज पर ले सकते हैं। ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर होटल खोलने के लिए पर्यटन विभाग निवेशकों को 10 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। पर्यटन विभाग के अधिकारी के मुताबिक ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर होटल खोलने के लिए विभाग अक्टूबर में आवेदन फॉर्म प्रकाशित कर सकता है। उम्मीद है कि नवंबर में कागजात की जांच पड़ताल करके दिसंबर तक वर्क ऑर्डर दे दिया जा सकता है। 18 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2023 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग में तेजी से काम चल रहा है। बिहार के पटना से गया हाईवे पर 2 प्रीमियम और 2 बेसिक रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। इसी तरीके से पटना से अलग अलग जिलों में जाने वाली हाईवे पर 10 से अधिक ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर होटल खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी। वहीं गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज रूट पर सबसे ज़्यादा 18 लग्जरी ढाबे खोले जाएंगे। या 12 लग्जरी ढाबे पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज रोड पर खोले जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ कहीं युवक की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है तो कहीं गोली या फिर चाकू मार करके जान ले ली जाती है। दरअसल ये तब है जब नीतीश सरकार हर समय अपराध पर अंकुश लगाने का दावा करती है, लेकिन बिहार के भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अपराध का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ पिछले कुछ दिनों में अपराध थमने की जगह बढ़ गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकार भले ही सुशासन का दम भर रहा हो, लेकिन भ्रष्टाचार का क्या हाल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरेआम घूस लिया जा रहा है, फिर भी हुक्मरानों अपनी व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं। जहाँ बिहार के दरभंगा में पुलिस वाले का रिश्वत लेते हुए एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी खुद पुलिस में भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आईजी साहब ने रुपये देना है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि केरीवी लाइव नहीं करता है। दरअसल दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के प्रभारी सत्येंद्र चौधरी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें वे घूस मांग रहा है, वे भी दरभंगा के आईजी के नाम पर। जहाँ इस ऑडियो में वे खुद बता रहे हैं कि दरभंगा पुलिस कितनी भ्रष्ट है। इस ऑडियो में वे कह रहे हैं कि कम से कम 20-30 हज़ार और लो। इस पर सामने वाला कहता है कि इतना नहीं। इसके बाद थाना प्रभारी कहते हैं कि नहीं, कम से कम तो 20,000 और दो, मुझे आईजी साहब को भेजना है। साथ ही साथ वे कहते हैं कि अब काम करने की यहाँ इच्छा नहीं है, बड़ी लीचर जगह है, किसी तरीके से 4-5 महीना और खट लेता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने को लेकर के मद्य निषेध विभाग से लेकर के पुलिस तक लगातार दुहाई देती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पटना में बर्थडे पार्टी में लड़कियां भी शराब पीने से नहीं चूकती है, नहीं हिचकिचाती है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने राजा बाजार इलाके में एक मकान में बर्थडे पार्टी के दौरान छापेमारी की। छापेमारी के दौरान राजधानी पटना में 3 लड़कियों को एक लड़के के साथ पुलिस ने पकड़ा। कमरे में हो हल्ला होने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो फिर हैरान रह गई। पुलिस ने 2 लड़कियों और 1 लड़के को गिरफ्तार किया है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के आश्रम गली में बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दोनों लड़कियों के साथ एक लड़का भी नशे में धूत मिला। जब पुलिस ने सभी की ब्रेथ एनालाइजर से जांच करके शराब की पुष्टि होने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की माने तो एक अन्य लड़की को भी पकड़ा गया था, लेकिन उसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं होने पर उसे छोड़ दिया गया। अन्य तीनों ने शराब पी रखी थी। गिरफ्तार लड़कियों में काजल मूल रूप से सीतामढ़ी जाने वाली है और वह पटना में किराए के मकान में रहती है। जब पुलिस तीनों लड़की और फिर एक लड़की को पकड़ करके थाने में ले आई, पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार लड़की काजल का बर्थडे था। बर्थडे में 2 लड़कियां और 3 लड़कियां शामिल हुई थी। एक लड़का पुलिस के सामने से पहले ही जा चुका था। लड़की ने ही बर्थडे पार्टी में शराब मंगवाई थी। दोस्तों, विपक्ष की देशव्यापी एकजुटता की कोशिश के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे दिन भी दिल्ली में सक्रिय रहे। जब रविवार की शाम मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, वही सोमवार को अपना दल की संस्थापक कृष्णा पटेल ने नीतीश कुमार से उनके दिल्ली में स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की। कृष्णा पटेल के पति सोनेलाल पटेल के साथ
नीतीश के काफ़ी अच्छे संबंध थे। जब कृष्णा पटेल की चर्चा यूपी विधानसभा चुनाव के समय खूब हुई थी। उनकी पुत्री पल्लवी पटेल ने यूपी के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पराजित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कृष्णा पटेल ने कहा कि वह उनके विपक्ष की एकजुटता की कोशिश के साथ है। गौरतलब है कि कृष्णा पटेल की दूसरी बेटी अनुप्रिया पटेल राजग के साथ है और वे केंद्र में मंत्री भी हैं। जब कृष्णा पटेल के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जदयू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट किया है। यूपी से आए जदयू की युवा इकाई से जुड़े कई नेताओं ने भी सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री से भेंट की थी। मुख्यमंत्री के प्रयास के साथ जदयू नेताओं ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। दोस्तों, सुशासन वाले बिहार में भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां सामने आ रही है। अब बेघर लोगों को घर बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में भी भारी भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है। लूट खसोट का आलम यह है कि सरकारी अधिकारियों ने एक ही परिवार के 8 लोगों को पीएम आवास योजना का पैसा दे दिया। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत बेघर लोगों को घर बनाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ, एक परिवार में एक ही व्यक्ति को घर बनाने के लिए मदद दी जा सकती है। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा बिहार के सारण यानी कि छपरा में हुआ है। एक ही परिवार के 8 सदस्यों को पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसा दे दिया गया है। यह सारण जिले के परसा प्रखंड की बरियारपुर गांव में घोटाला सामने आया है। बरियारपुर गांव के स्वर्गीय शिव चंद्र के 2 बेटे चंद्रेश्वर राय और बबलू राम राय के परिवार में सरकार ने 8 लोगों को पैसा दिया है। दरअसल पीएम आवास योजना में परिवार के लिए घर बनाने का पैसा मिलता है। अगर कोई अविवाहित है तो फिर उसे आवास योजना का लाभ देने के लिए कई शर्त लगाई गई है। यह सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की उम्र 30 साल से ज़्यादा है और घर नहीं होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो फिर उसे पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार ने नाबालिग लड़कों तक को पीएम आवास योजना का पैसा दे दिया है। दिलचस्प बात यह भी है कि पहले एक महिला को आवास योजना का पैसा दिया गया, बाद में महिला के अविवाहित बेटे को भी इस योजना का लाभ दे दिया गया। और दोस्तों, बात करते हैं कि फेस्टिवल सीजन में मिलावट का जंजाल बढ़ता जा रहा है। मिठाइयों, पनीर, खोया आदि आइटम में मिलावट की जा रही है। इन सभी पर अंकुश लगाने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पटना जिला की टीम ने मंडे को मशहूरी बाजार में स्थित मिठाई दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 5-6 दुकानों से मिठाई शॉप से लगभग 60 किलोग्राम एल्युमिनियम तबक लगी मिठाई जब्त करके नष्ट किया गया। टीम में शामिल पटना जिला के फूड सेफ्टी ऑफिसर अजय कुमार ने बताया है कि मशहूरी बाजार में औचक छापेमारी में कुल 5 सैंपल जमा किया गया और शॉप सील किया गया। इसके बाद भीड़ इतनी जुट गई कि पास के सभी दुकानें बंद हो गई। जहाँ खोया और छेना की मिठाइयों पर एल्युमिनियम का तबक लगे रहने के कारण विनष्ट करने की कार्रवाई की गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार किस किस को झूठा बताएंगे। जब पिछले 1.5 महीने से बीजेपी को झूठा करार दे रहे नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार की मंत्री को भी गलत करार दे दिया है। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बिहार में घूसखोरी नहीं होती है। यहाँ जो घूस लेता है उसका क्या हाल होता है ये सबको पता है। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। दरअसल 2 दिन पहले बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने लोगों से कहा था कि वे घूसखोर अधिकारियों कर्मचारियों को जूते से पीटे। जब सुधाकर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में किसानों से मिल रहे थे, जब वहां बड़ी संख्या में किसानों ने शिकायत की थी। जब किसानों ने कहा था कि कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते हैं। इससे नाराज सुधाकर सिंह ने किसानों को कहा था कि अगर कृषि विभाग का कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी पैसा मांगता है तो फिर उसको पकड़ करके जूता से पीटिए। इसी बात को लेकर के सोमवार को दिल्ली में मीडिया ने नीतीश कुमार से सुधाकर सिंह के बयान को लेकर के सवाल पूछा तो नीतीश कुमार की त्योरियां चढ़ गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में घूसखोरी के आरोपों को गलत करार दे दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोई भी कहीं भी घूस लेता है तो फिर पकड़ा जाता है। 2005 से जब से हम बिहार का काम कर रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, तब से अब तक की पूरी बात वहां की है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि आप लोग जान लीजिए, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बिहार में घूस लेने वालों के साथ क्या होता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके बावजूद भी कौन क्या बोलता है मुझे पता नहीं। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन ले रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए काम की है। दरअसल इस योजना को
कोविड काल के दौरान अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था, जब बाद में मार्च 2022 में योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा करके सितंबर तक कर दिया गया था। अब ये चर्चा है कि क्या सरकार इस योजना को एक बार फिर से बढ़ाएगी या नहीं, ये सवाल है। सरकार की इस योजना को लेकर के इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इससे सीधे तौर पर 80 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त राशन वितरित करने वाली अपने इस सबसे बड़ी योजना को एक बार फिर से 6 महीने तक बढ़ाने का मन बना लिया है। इसका संकेत केंद्रीय खाद्य विभाग के सचिव की तरफ भी दिया जा चुका है। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना है, जहाँ सरकार के पास इसके लिए अनाज का पर्याप्त भंडार है। जब सरकार की तरफ से इसके लिए स्टॉक पोजीशन की भी समीक्षा की गई थी। जब सरकार की तरफ से इस योजना पर अब तक 3,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ऐसे में इस योजना को बढ़ाए जाने पर राशन कार्ड धारकों को सीधा फायदा होगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारक परिवार को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता है। शुरुआत में योजना के तहत परिवार को 1 किलो चने की दाल और जरूरी मसालों की किट दी गई। पहले ये योजना सिर्फ राशन कार्ड धारकों के लिए थी, बाद में इसमें उन गरीब परिवारों को भी जोड़ा गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जीविका समूह की दीदियां तरक्की की नई इबारत लिख रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि अलग अलग तरह की रोजगार के लिए जीविका दीदियां यानी कि समूह ने अब तक 23,175 करोड़ रुपए का लोन बैंकों से ले लिए हैं। इस दौरान समूह द्वारा समय पर लोन वापस करते हुए 1605 करोड़ रुपए की बचत भी की है। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका द्वारा बिहार की महिलाओं की आर्थिक विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण जनता की गरीबी दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में जीविका के 10,35,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसके तहत 1,27,00,000 से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। जब मंत्री ने आगे कहा है कि ग्रामीण परिवार के जीवन बीमा के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए 58 लाख सदस्यों का बीमा कराया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हमें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।